हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के करंट अफेयर्स 23 जून के। सबसे पहला करंट अफेयर पूरी जगन्नाथ टेम्पल को लेके है कि वहाँ की जो रथ यात्रा, जो उनकी सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है पूरी टेम्पल की, उसे अप्रूवल मिल गया है सुप्रीम कोर्ट से कि कोरोना के चलते हुए भी वहाँ पे अब यात्रा की जाएगी। ठीक है, जो अपने आप में बहुत हैरानी की बात है कि रिलीजियस प्लेसेस को ऐसी परमिशंस मिल रही हैं। चाहे डिवोशन जुड़ी होती है, पर लोगों की पब्लिक सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है कि मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए पब्लिक की, पर किसे चूज़ करोगे किसे नहीं चूज़ करोगे, अल्टीमेटली वही होगा। हर कोई पहुंचा होगा, फिर से उतना ही रश होगा कि कोरोना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। तो ऐसे फेस्टिवल्स अवॉइड किए जाने चाहिए। अभी कुछ टाइम रिलीजियस प्लेसेस, क्राउडेड जगहों पे जाना वैसे भी अवॉइड करो। ठीक है, खुद सेफ रहो, फैमिली को भी सेफ रखो। जगन्नाथ टेम्पल के बारे कुछ पॉइंट। इम्पॉर्टेंट हिंदू टेम्पल है। ठीक है, विष्णु का वन ऑफ द फॉर्म था जगन्नाथ, उसके ऊपर बना हुआ है, पूरी उड़ीसा में। ईस्टर्न कोस्ट यानी कि बे ऑफ बंगाल को फेस करता है, ये कोस्ट के पास ही बना हुआ है। ठीक है, ये जो टेम्पल है ये 10th सेंचुरी में जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी थी ना, उन्होंने बनवाया था। ये चीज़ याद रखना, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। राजा का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। राजा का नाम तुम्हें ना यूपीएससी पूछेगी ना स्टेट सर्विसेज, तो खैर नॉर्थ की तो कम ही पूछेंगी। पर अगर यूपीएससी पूछती है ना, यूपीएससी ये पूछेगी किस डायनेस्टी ने बनवाया था। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है इसमें वर्ड। ठीक है, तो याद रखना जो पूरी जगन्नाथ टेम्पल है वो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने 10th सेंचुरी में बनवाया था। अब इसके एनुअल रथ यात्रा या चैरियट फेस्टिवल जिसे कहते हैं वो सबसे फेमस है, जैसे मैंने अभी बताया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो जगन्नाथ की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, 3 मूर्तियां बनाई जाती हैं। आम जैसे हम टेम्पल्स में देखते हैं, या तो वो मेटल यूज किया जाता है उनके लिए, या स्टोन यूज किया जाता है, पत्थर से बनाई जाती है ना मूर्तियां। यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल में ना स्टोन यूज होता है ना मेटल यूज होता है। यहाँ पे मेन चीज है वुड। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये सेमी फिनिश्ड मूर्तियां होती हैं, मतलब इनमें पूरी डिटेलिंग नहीं होती। ये सिर्फ जैसे 60-70% पूरी की होती हैं। इसके पीछे एक लेजेंड है। खैर लेजेंड तुम्हें कभी पेपर में नहीं पूछा जाएगा। और वैसे ही कि एक राजा को जब बोला गया था कि राजा ने किसी को हायर किया था कि मूर्तियां बनाने के लिए, उसने कहा था कि जब तक फाइनल मूर्तियां तैयार नहीं हो जाती, ये दरवाजे कोई नहीं खोलेगा। मतलब जहां वो बना रहा था ये दरवाजे कोई नहीं खोलेगा। पर राजा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था जब तक मूर्तियां बन रही थी। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा दरवाजा खोल के अंदर देख लेता हूँ। तो जब उसने दरवाजा खोला तो जो बनाने वाला था वो अचानक गायब हो गया, और जितनी मूर्तियां बनी हुई थी बस वही एक फाइनल फॉर्म के तौर पे ली जाती हैं हमेशा से। ये जो लक्कड़ की मूर्तियां हैं, इसका एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हर 12 या 19th ईयर पे जाके, मतलब डिपेंड करता है उनकी कंडीशन के ऊपर। या तो हर 12 साल बाद या हर 19th 12 और 19 ईयर्स बाद ये चेंज कर दी जाती हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा लकड़ की कंडीशन कैसे। ऑब्वियसली लकड़ ओवर द टाइम थोड़ी थोड़ी ख़राब होती जाती है, तो 12 या 19 साल बाद इन्हें चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट रेप्लिका से। ये वन ऑफ दी 4 धाम है इंडिया में। तो 4 धाम की जो यात्रा होती है, 4 इम्पॉर्टेंट हिंदू साइट्स हैं पूरे इंडिया में, 4 धाम। ठीक है, एक 4 धाम है और एक छोटा 4 धाम है। जब वर्ड आता होता है छोटा 4 धाम, उसकी रेफरेंस ये तुम्हारे उत्तराखंड की जितनी वैली ऑफ गॉड नहीं है, जहाँ पे ये केदारनाथ, ही सारे टेम्पल्स हैं, उन्हें होती है। वो छोटा 4 धाम है, वो सिर्फ उत्तराखंड में है सारे। 4 धाम जो मेन है, ये इंडिया के 4 कोनों में अलग अलग टेम्पल्स हैं जो मशहूर हैं हिंदुइज्म में। जैसे कि बद्रीनाथ टेम्पल जो नॉर्थ में मशहूर है, जगन्नाथ टेम्पल जो ईस्ट में, ठीक है, तुम्हारा द्वारकाधीश टेम्पल द्वारका में और वेस्ट में आ गया, और रामेश्वरम में तुम्हारा रमन
रमन्था स्वामी टेम्पल, ये रामेश्वरम बिल्कुल साउथ में तुम्हारी इंडिया के टिप। रामेश्वरम में किसका जन्म हुआ था? इंडिया की एक बहुत फेमस पर्सनालिटी का जन्म रामेश्वरम शहर के हैं, वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, किसी को पता हो? हिंट, वो हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, वैसे ही कहीं पूछा नहीं जाएगा, पर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। पुरी टेम्पल के साथ कुछ महान सेंट्स भी जुड़े हुए हैं, जैसे रामानंदा और रामानुजा बारे हम पढ़ते होते हैं हमारी भक्ति मूवमेंट और इन सब के बारे, तो ये इस टेम्पल से क्लोजली जुड़े रहे हैं। ठीक है, तो इस टेम्पल का भक्ति मूवमेंट से भी रिश्ता है। अनहैप्पी विद, अगला करंट अफेयर है, अनहैप्पी विद आईएमडी केरला रोप्स इन प्राइवेट फॉरकास्टर्स। तो इंडिया में पहली बारी हुआ है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी ने भी पहली बारी जो वेदर फॉरकास्टिंग का काम है ना, ये प्राइवेट कंपनी को दे दिया है और हमारे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हटा लिया। ठीक है, नहीं तो इंडिया में वेदर फॉरकास्टिंग, मानसून कब आना है, कितना मानसून आना है, तूफान कहाँ से कहाँ आना है, ये सारी प्रोडिक्शन की जो जिम्मेदारी है आईएमडी को मिली हुई है। पर हर स्टेट की अपनी मर्जी होती है, वो अगर किसी और से डेटा लेना चाहे वो ले सकता है। केरला ने प्राइवेट प्लेयर को चूज करने का फैसला किया। तो इससे एक चीज इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आईएमडी किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तुम्हें पहला क्वेश्चन, तो यही आ सकता है कि आईएमडी किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल मिनिस्ट्री है कि उसके अंडर आईएमडी काम करती है। ये प्रिंसिपल एजेंसी है, जैसे मैंने पहले बताया, सारे मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए और सिस्मोलॉजी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। सिस्मोलॉजी मतलब तुम्हारी अर्थ की मूवमेंट्स। ठीक है, सेस्मिक मूवमेंट्स, तो जैसे सुनामी आई, ऐसी चीज़ों पे भी ये नज़र रखती है कि यार जैसे समुंदर के अंदर, बिकॉज अगर सुनामी आती है, सॉरी अर्थक्वेक आता है समुंदर के अंदर, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि सुनामी में वो चेंज हो जाए। ठीक है, सुनामी का ओरिजिन हमेशा अर्थक्वेक में होता है। सबसे पहले अर्थक्वेक आता है, अचानक ओशन की प्लेट्स के बीच में ना गैप आ जाता है, मतलब जब अर्थ मूव कर रही होती है कई बारी प्लेट्स थोड़ी थोड़ी गैप क्रिएट कर जाती हैं एक बारी, तो समुंदर का पानी इसे भरने के लिए अंदर भागेगा। एक बारी तो यहाँ भर जाएगा, पर जैसे ही अर्थक्वेक में ये प्लेट्स दोबारा बंद होंगी, जब अर्थक्वेक खत्म होने वाला होगा ये दोबारा बंद होगी, ये सारा पानी ये बाहर फेंकेगा, जो बाद में लहरें बन जाती हैं और तुम्हारे कोस्टल एरियाज पे आके तबाही मचाती हैं, सुनामी बनके। सुनामी की लहरें छोटी से छोटी लहर भी कम से कम 7 से 8 फुट की होती है अगर छोटी हो, बड़ी से बड़ी लहरें 30 से 35 फीट की भी हो सकती हैं, इतने हम ऊपर तक पानी खड़ा हो जाता है सीधा, तो बहुत ज़्यादा तबाही मचती है इनसे। इंडिया में खैर रीसेंट पास में तो 2000 2006-07 में जाके उस टाइम सुनामी आई थी, उसके बाद से नहीं आई है, बहुत साल हो गए हैं मतलब, और अच्छी बात है नहीं आई है, बहुत तबाही मचती है। अब आईएमडी का हेडक्वार्टर तुम्हें पूछा जा सकता है स्टेट सर्विसेज के पेपर में। ठीक है, दिल्ली में है, और ये ऑब्जर्वेटरीज इंडिया में भी चलाता है और एंटार्क्टिका में भी। एंटार्क्टिका में मैंने तुम्हें ऑब्जर्वेटरीज बताई थी ना, इंडिया की 3 ऑब्जर्वेटरीज हैं, मतलब 3 टोटल स्टेशन है, 2 ऑब्जर्वेटरीज हैं। कौन सी? गंगोत्री, मैत्री, और तुम्हारा
भारती। गंगोत्री तुम्हारा सिर्फ सप्लाई स्टेशन बन गया, मतलब वो बाकी दो स्टेशन को वो सप्लाई पहुंचाता है, उसमें अब कोई काम नहीं होता। ये दोनों तुम्हारी रिसर्च के लिए भी यूज होते हैं एंड ऑब्जर्वेशन के लिए भी यूज होते हैं। तो इन्हें चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी आईएमडी की है। धीरे धीरे हर करंट अफेयर के साथ हम थोड़ी पजल और सॉल्व करते जाते हैं, जिससे हर रोज अपनी नॉलेज में साथ के साथ एडिशन करते जाओ। ठीक है। यूपीएससी ने कुछ पिछले कई बारी मतलब और भी कैसे क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि इसके रीजनल ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं। ये यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। मतलब यूपीएससी में कैसा क्वेश्चन आया था, तुम्हारे सीएसआईआर जो तुम्हारा सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च के लिए इंडिया में, ये सबसे ज्यादा रिसर्च सीएसआईआर की लैब्स ही कैरी आउट करती हैं। तो उसमें एक स्टेटमेंट बन के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था। स्टेटमेंट क्या हुई थी कि सीएसआईआर की इंडिया में इतनी लैब्स हैं, नंबर दे दिया था। ठीक है। और ऐसे ही एक बार क्वेश्चन डीआरडीओ का आ गया था कि डीआरडीओ की इंडिया में इतनी लैब्स हैं, मतलब दोनों बन के स्टेटमेंट ही आए थे। वैसे इसके भी रीजनल ऑफिसेस का आ सकता है कि इसके रीजनल ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे हैं। तो मुंबई, कोलकाता, नागपुर, पुणे और हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है। वन अगली चीज, आईएमडी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल जिम्मेदारी निभाता है, वो है कि वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स का रोल निभाता है दुनिया में। पूरी दुनिया को ना मतलब अलग अलग ऐसे बॉक्सेस के तौर पे पूरी दुनिया को ना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, किस हिसाब से कि जब भी यहाँ पे कोई साइक्लोन आएगा, उस साइक्लोन का अलर्ट जारी करने की जिम्मेदारी और उसका नाम रखने की जिम्मेदारी एक एक ऑर्गेनाइजेशन को दी हुई है। ये 6 टोटल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में। जो नॉर्थ इंडियन ओशन है, यानी कि इंडिया के आसपास का ओशन पड़ गया, ये इंडिया, यहाँ से तुम्हारा ये मलेशिया वाला, म्यांमार वाला सारा इलाका आ गया नीचे सिंगापुर तक, और यहाँ पे तुम्हारा ये अरेबियन पेनिनसुला आ गया। ठीक है। ये जो यहाँ पे इंडियन ओशन ये सारा पड़ जाता है ना, यानी कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, तुम्हारा यहाँ नीचे इंडियन ओशन, हमारे आसपास के इलाका, ये जितना इलाका है ना, ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस एरिया कवर करता है। इसमें कोई भी तूफान आएगा, कोई भी साइक्लोन आएगा, उसका फॉरकास्ट आईएमडी जारी करेगी, उसका नाम आईएमडी रखेगी। ठीक है। और उसकी वार्निंग, जितनी कंट्रीज में ये तूफान इफेक्ट करेगा उन सारी कंट्रीज को वार्निंग पहुंचाने की जिम्मेदारी आईएमडी की है। तो तुमसे पूछा जा सकता है कौन से इलाके को हमारी वार्निंग का एक चीज कवर करती है। तो नॉर्दर्न इंडियन ओशन सबसे बेसिक ऑप्शन हो सकता है कि पूरा नॉर्दर्न इंडियन ओशन। अगर रीजन वाइज पूछा जाए तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लेके तुम्हारे पर्शियन गल्फ तक ये पूरा एरिया हम कवर करते हैं। अब ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या है और पर्शियन गल्फ क्या है, इसका मैप बना के हम समझते हैं। देखो, ये है तुम्हारा इंडिया, इसके बाद तुम्हारा म्यांमार, ये नीचे जाते जाते इंडोनेशिया तक। ऐसे मैप देखोगे ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा इंडोनेशिया शुरू हो जाता है ऐसे करके। ये जो, और यहाँ पे तुम्हारे इसके साथ हैं ये तुम्हारे अंडमान एंड निकोबार के ऐसे आइलैंड्स हैं। ठीक है, जो इंडिया का ही पार्ट है। ये तुम्हारा श्रीलंका, ये पाकिस्तान से होते हुए ये आ गया तुम्हारा ये अफ्रीका का इतना एरिया। मैं ब्रॉडली बताता हूँ कौन सी कंट्रीज मैंने क्या बनाई है। अगर ऑब्वियसली ये इंडोनेशिया वाला इलाका, सॉरी ये इंडिया का इलाका लगा लो, ये इंडोनेशिया का इलाका लगा लो, ये श्रीलंका हो गया, यहाँ पे तुम्हारा म्यांमार है, यहाँ पे तुम्हारा ये मलेशिया का इलाका आ गया, यहाँ पे सबसे नीचे सिंगापुर है। ये सारी आइलैंड्स की चेन जो है इंडिया को बिलोंग करती है, अंडमान एंड निकोबार की है। यहाँ पे हमारे छोटे से और आइलैंड्स हैं जिन्हें लक्षद्वीप कहते हैं। इनके आगे यहाँ पे
एक अलग देश पड़ता है जिसे मालदीव्स कहते हैं। ये वाला तुम्हारा सऊदी अरेबिया का इलाका आ गया। यहाँ पे तुम्हारा ओमान है, यहाँ पे यमन है, यहाँ पे ये बाकी छोटी मोटी कंट्रीज है, वो यूएई, बहरान, बरूम। फिर यहाँ पे तुम्हारा पाकिस्तान है, यहाँ पे तुम्हारा ईरान है, और बाकी तो चलो मैप से हमारा कंसर्न नहीं है, बाकी मैप से। ये जो इलाका है जो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में पड़ता है, इसे कहते हैं पर्शियन गल्फ। ठीक है, ये थोड़ा इससे बारीक है, पर अभी के लिए फिलहाल इतना सही है। ये जहां पे ओपन होता है उसे कहते हैं, ये है अरेबियन सी, जो हमारे वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है। ये जितने नीचे आइलैंड्स का इलाका है, यहाँ पे ये मीट करता है इंडियन ओशन से, और इस साइड पे तुम्हारा पड़ जाता है बे ऑफ बंगाल। और ये जो छोटी सी एंट्री है ना इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में से, जो अल्टीमेटली अंडमान एंड निकोबार की साइड ओपन होती है, ये है तुम्हारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, याद रखना। ये जब भी हम इंडो चाइना इशू पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। बेसिकली ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्यों इंपॉर्टेंट है दूसरे कंटेक्स्ट में बताऊं। देखो, सारा तेल जो ईरान सऊदी अरेबिया इस इलाके से जाना है, इसने घूम के अगर चाइना जाना है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे बिकॉज अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स हैं, यहाँ पे हमने अपनी आर्म्ड फोर्सेस की ट्राई कमांड बनाई हुई है। यानी कि तुम्हारी आर्मी, नेवी, मिलिट्री तीनों पोस्टेड है, क्योंकि हम इसे इसलिए कंट्रोल करते हैं कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। किसी के लिए भी अगर हमने ऑयल सप्लाई या कुछ भी कट करना है, ये एरिया अगर यहाँ पे सील हो गया, ठीक है, तो अपने आप अगलों की सारी ऑयल सप्लाई कट जाएगी। अब खैर इसी के ही ऑपोजिट जो तुम्हारा चाइना है, वो रेल रोड पाकिस्तान के थ्रू इस एरिया में बना रहा है, यहाँ पे पोर्ट बना रहा है ताकि वो यहाँ से तेल लेके जा सके। पर वहाँ से तेल महंगा बहुत पड़ता होता है, तो बेस्ट तरीका हमेशा तुम्हें बताया था कि बेस्ट कैरी करने का तरीका हमेशा बाय वाटर होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का ऐसा चोक पॉइंट है जहाँ पे इंडिया एक्चुअली चाइना को चोक कर सकता है। वॉर के केस में हम उनकी सारी सप्लाईज रोक सकते हैं। तो इस मैप के अकॉर्डिंग अब मैं बताना क्या चाहता हूँ कि ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का पूरा का पूरा यहाँ तक लगा लो, ये इंडोनेशिया के ये वाला पोर्शन, यहाँ से लेके अफ्रीका के इस एरिया तक, और ये पूरा पर्शियन गल्फ ऊपर वाला एरिया, ये सारा का सारा, इसमें कोई भी साइक्लोन आएगा, ठीक है, कहीं पे भी जा रहा हो, वो सारा का सारा हम बताएंगे कि साइक्लोन कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस कंट्री को वो हिट कर सकता है, उस कंट्री को भी बताएंगे। ठीक है, तो ये आईएमडी की जिम्मेदारी है। क्लियर है? नेक्स्ट इज कश्मीरी आर्ट टर्न्स टू वर्चुअल फेयर्स। तो बेसिकली देखो, पहले तुम्हारे जैसे हैंडीक्राफ्ट के कई जगह मेले और ये सब कुछ लगते रहते थे, आजकल बिकॉज सब कुछ बंद हो गया है, अगर कहीं लगने की परमिशन भी है तो लोग नहीं आ रहे, तो अब ये भी सोच रहे हैं ऑनलाइन जाने की। तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया हुआ था जो तुम्हें कभी पेपर में पूछी जा सकती है, वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स की। ये कंपनीज एक्ट के अंडर स्टैब्लिश हुई थी 1986-87 में। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करती है। इसका काम सिर्फ ये है कि हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करना, प्रमोट, सपोर्ट, प्रोटेक्ट, मेंटेन एंड इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट, बस इसका ये काम है। ठीक है, ये इंडिया की टॉप ऑर्गेनाइजेशन है। एपेक्स का मतलब होता है टॉप, सबसे टॉप की ऑर्गेनाइजेशन ये है, हैंडीक्राफ्ट से डील करती है, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर से डील करती हुई। ठीक है, तो ये चीजें ये कैरी आउट करती है। तो उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, किसी कंट्री से कोई एमओयू साइन करना है, ठीक है, तो तुम्हारे जो ट्रेडर्स हैं उन्हें गाइडेंस देनी है कि वो कैसे अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, वो सब कुछ ये काउंसिल करके देता है, और कैसे मार्केटिंग करनी है सब कुछ ये करके देता है। इसका ये बेसिक काम है।
तो मैं डायरेक्टली इसके बारे में पूछा जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन का काम, इसमें और कुछ चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। ये न्यूज में इसलिए बिकॉज चाइना ने भी इसे ज्वाइन करने का सोच लिया। ये यूएसए लेड ट्रीटी थी, अमेरिका ने इसे प्रमोट किया था और अमेरिका इसका मेंबर अभी भी है। ठीक है, अब चाइना भी इसे ज्वाइन कर जाएगा। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है देखना एक चीज, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये चीज याद रखना, इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। क्लियर? तो मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट आ सकती है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइज ऑफ दिस ट्रीटी। तो स्टेटमेंट गलत होगी, इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया, इस कारण ये ट्रीटी इंडिया के ऊपर लागू भी नहीं होती। अब ये ट्रीटी है क्या? बेसिकली ये ट्रीटी की कोशिश है कि जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड है ना तुम्हारे आर्म्स में, हथियारों का जितना भी ट्रेड है, ये सारा का सारा रेगुलेट किया जा सके, यानी कि कंट्रोल किया जा सके। इससे क्या होगा, अभी देखो कितने सारे वेपन्स हैं। मतलब तुम AK-47 ही लगा लो, AK-47 टेररिस्ट के पास पहुंच कैसे जाती है? अल्टीमेटली वो टेररिस्ट के हाथ लग कैसे रही है? AK-47 लगा लो, तुम्हारे RPG जैसे वेपन्स लगा लो, ये सब कुछ उनके हाथ में पहुंच कैसे रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश इन्हें सप्लाई कर रहा है। मतलब देश नहीं कर रहा होगा, किसी देश की कंपनियां सप्लाई कर रही होंगी, तभी ये सारे वेपन्स अल्टीमेटली इनके हाथ लग रहे हैं। नहीं तो लगने ही नहीं चाहिए, नहीं तो उनके पास वेपन्स होने ही नहीं चाहिए। तो इस यूएन आर्म्स ट्रीटी का ये मेन पर्पस है कि जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड है इन वेपन्स में, वो कंट्रोल किया जा सके, ताकि इंटरनेशनल एंड रीजनल पीस बनाई जा सके और ह्यूमन सफरिंग कम की जा सके अल्टीमेटली। क्योंकि टेररिज्म नहीं रहेगा तो सफरिंग अपने आप कम होगी। तो इसमें कंट्रीज अपने आप एक दूसरे में कोऑपरेशन करेंगी, ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगी, किसे वो सेल कर रही हैं, कितना सेल कर रही हैं, और हर देश अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री बनेगा। ठीक है, ये इसका मेन पर्पस है। पर इंडिया ने अब फिर साइन क्यों नहीं किया? बेसिकली इसमें खतरा क्या है कि तुम्हारे हर इंटरनेशनल जो ट्रेड है ना, उसके ऊपर रेगुलेशन बहुत ज्यादा लग जाएंगे। तो कैसे चलाना है, कैसे चीजें हम खुद जो मैनेज करना चाहते हैं, मतलब लेट्स सपोज अगर तुम अफ्रीका के किसी देश को वेपन्स बेच रहे हो और वो अफ्रीका के देश आगे अभी किसी मलेशिया या टेररिज्म से लड़ रहे हैं, तो होता क्या है, कई बार ह्यूमन वायलेशंस हो जाती हैं, आर्म्ड फोर्सेस की आम चीज है। तो तुम्हारे सारे ट्रेड रुक जाएंगे उनके साथ। तो मतलब दुनिया भर की आर्मीज तक रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगी वो किस ह्यूमन वायलेशंस के लिए, जो एक्चुअली कोलेटरल डैमेज में कई बार हो जाता होता है। ठीक है, तो इस कारण इंडिया ने इसे साइन नहीं किया। पाकिस्तान भी इसका सिग्नेटरी नहीं है, पर पाकिस्तान के अपने रीजन है, क्योंकि उन्हें सप्लाई करने होते हैं, ठीक है, टेररिस्ट को, तो उन्होंने भी साइन नहीं किए हैं। जापान टू रीनेम डिस्प्यूटेड आइलैंड्स विद चाइना। अब ये न्यूज थोड़ी सी हमारे अपने कंटेक्स्ट में समझो कि चाइना, इंडिया चाइना के इस टाइम बॉर्डर टेंशन चल रहे हैं ना। चाइना ऐसा नहीं है कि इस टाइम सिर्फ इंडिया के साथ बॉर्डर टेंशन क्रिएट करके बैठा है। चाइना ने हमारे साथ साथ जापान से भी टेंशन क्रिएट किए हुए हैं, ताइवान से भी टेंशन क्रिएट किए हुए हैं, फिर जो तुम्हारे साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज हैं, जैसे फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, इन सबसे भी टेंशन क्रिएट करके रखे हुए हैं। ऐसा क्यों कर रहा है वो, उसे क्या मजा आ रहा है? बेसिकली चाइना के ना अंदर प्रॉब्लम है। मतलब मैं ये इशू बताता हूँ, मैं उससे पहले बता दूंगी हमारी बॉर्डर टेंशन बेसिकली इससे बड़ी क्यों हुई है। चाइना और इंडिया की बॉर्डर को ना एक टाइम पे दुनिया की, एक वर्ड यूज किया जाता था इंडिया और चाइना की बॉर्डर के लिए, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस पीसफुल बॉर्डर। तो दो वर्ड जो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, वो एक साथ यूज होते थे, डेंजरस और पीसफुल। क्योंकि
कोई भी मेजर इंसिडेंट्स नहीं होता था, ज्यादा से ज्यादा पुशिंग, एक आधी बार स्टोन बिल्डिंग हो गई थी, पर कोई भी बड़ा इंसिडेंट्स नहीं होता था जो वॉर में तब्दील हो सके। जैसे अभी दोनों कंट्रीज वॉर की तैयारी में लग गई हैं, चाहे वॉर नहीं हो, ठीक है, पर एक हाई अलर्ट फाइनली जाके जारी हो गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस पीसफुल कैसे थी, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज, हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग में रैंक करने वाली कंट्रीज, वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्सेस वाली कंट्रीज, दोनों बॉर्डर शेयर करती हैं, दोनों में बॉर्डर में डिस्प्यूट है, पर बॉर्डर में कोई मेजर इंसिडेंट्स नहीं होता, इस कारण ये पीसफुल थी। तो रिसेंटली चाइना के एग्रेशन के कारण ऑब्वियसली टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सिर्फ इंडिया के साथ केस नहीं है, उसने हर कंट्री के साथ अपने आसपास टोटल इस टाइम उसने 13 फ्रंट ओपन किए पड़े हैं। इसलिए भी हम कहते हैं कि चाइना हमारे साथ नहीं लड़ने वाला, क्योंकि चाइना की फोर्सेस बहुत ज़्यादा एक्सटेंड की हुई हैं चाइना ने। इसका रीज़न उसके अपने अंदर है, उसे बाहर की कंट्री से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर ही प्रॉब्लम है। बेसिकली चाइना में हर टाइम डर लगा रहता है, खासकर जो उनका प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, कि कभी भी विद्रोह हो जाएगा चाइना के अंदर। चाइना में वन पार्टी रूल है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रूल कर सकती है, वन पार्टी रूल है वहां पे। लोगों को कोई फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, टू लिव, ऐसा कुछ नहीं है। जहां ये पार्टी बोलेगी कि तुम्हें जाके यहाँ रहना है, तुम्हें वहां पे रहना भी पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इनका जो चाइना का पूरा, अगर तुम मैप देखोगे, रफ लगा के चलो, जो इधर वाला इलाका है ना, ये जो टॉप वाला इतना इलाका है, यहाँ पे ना यूगर मुस्लिम्स रहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे ना कुछ ये मुस्लिम जो थे, ये अपना देश खुद का बनाना चाहते थे, ठीक है, तो इन्होंने भी वेपन्स उठा लिए थे, ये चाइना के अगेंस्ट इस टाइम ये भी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। यहाँ पे तिब्बत भी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहा है, चाइना अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है अपनी चीज़ों में। तिब्बत भी फ्रीडम चाहता है, यहाँ पे ये मुस्लिम्स भी फ्रीडम चाहते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने क्या किया, ये जो मुस्लिम्स है ना, इनके खिलाफ दो तरफा लड़ाई शुरू की। एक तो इनके घरों के अंदर, ठीक है, जो इनके जो घर हैं, इन सारे मुस्लिम्स को बोला कि तुम्हें एक चाइनीज फैमिली को अपने साथ रखना पड़ेगा। तो मतलब खुद इमेजिन करो, तुम्हारे घर पे आके कोई और भी रह रहा है जिसे तुमने फीड करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। दो दो लोगों को सबके घरों में, मतलब जिन पे भी शक था उनके घर पे रखते गए हैं। मैक्सिमम वहाँ पे ज्यादातर मुस्लिम्स के घर में एक एक चाइनीज फैमिली का पर्सन, कम से कम एक बंदा तो रहता ही रहता है। उसका काम क्या है, पूरी फैमिली के ऊपर नजर रखना। मतलब तुम्हारे घर पे एक बंदा है, तुम्हारे घर के अंदर एक बंदा है जिसका काम है तुम्हारी पूरी फैमिली के ऊपर नजर रखना और रिपोर्ट फाइल करना। इतनी ज्यादा निगरानी रखी जाती है। दूसरा, जिन भी मुस्लिम्स पे उन्हें शक पड़ता है ना, उनके लिए एक नाम से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन किए हैं, री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो कहने को ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, पर अंदर से ये टॉर्चर कैंप्स है। तो पूरे के पूरे अंदर लोगों को तब तक टॉर्चर किया जाता है जब तक वो वन पार्टी, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उससे अपनी वफादारी निभाने की और चाइना से वफादारी निभाने की कस्में नहीं खा लेते और सारी चीज़ें छोड़ने का फैसला नहीं कर लेते। चाइना इन चीज़ों में बहुत ख़राब है। तो इससे सिर्फ, मतलब ये तो चलो मुस्लिम और तिब्बतियंस की बात है, बाकी जितने चाइनीज़ भी हैं, चाइनीज़ की जो पॉपुलेशन है उसे बोला जाता है हान चाइनीज़, हान कम्युनिटी है, ठीक है, हान है वो सारे चाइनीज़, हान चाइनीज़ है वो। तो जितनी मेजर पॉपुलेशन चाइनीज़ की है, हान चाइनीज़ की जो पॉपुलेशन है, वो भी
सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनमें से 80% पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहती है अपनी सरकार से। इनकी सरकार सिर्फ एक प्रिंसिपल पर टिकी हुई है चाइना की, वो है कि सबको नौकरी मिलेगी और सबकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। इसके बदले तुम्हें अपने सारे राइट्स सरेंडर करके रखने पड़ेंगे, बस तुम्हें पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो अब तक लोग इसलिए भी शांत है बिकॉज चलो चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है, लोग अच्छा कर रहे हैं, तो लोगों को एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। पर जब से कोविड आया है, कोविड के चलते हुए चाइना में दो चीजें हुई, मतलब दो केसेस लगा लो। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो चाइना के अपने अंदर लॉकडाउन हो गया, चाइना के अपने अंदर लॉकडाउन हो गया, ठीक है। तो जब चाइना में लॉकडाउन हुआ तो चाइना की सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, तो तब लोगों की सैलरी मारी गई, सब कुछ हो गया। दूसरा, चाइना सारी दुनिया का एक्सपोर्टर है। अब चाहे वहां पे फैक्ट्रीज ओपन हो गई हैं, पर बाकी सारी दुनिया लॉकडाउन में है, तो जो मेजर काम था वो तो एक्सपोर्ट की इनकम थी, वो बंद हुई है। तो लोगों की बहुत बुरी तरीके से, एक तो नौकरियां जा रही हैं चाइना में, दूसरा लोग लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार कर क्या रही है। मतलब उनकी सरकार बहुत कोशिश कर रही है, जैसे खुद ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स खरीदने पे लगी हुई है, लोन्स फ्री में बांटने लगी हुई है, 0% इंटरेस्ट पे चाइना में लोन्स बट रहे हैं कि खरीदो तुम चीजें ताकि फैक्ट्रीज चलती रह सकें। पर तब भी लोगों में डिससेटिस्फैक्शन आ रही है। तो इससे हमेशा चाइना में डर होता है कि कहीं ना कहीं विद्रोह ना हो जाए पूरे चाइना में। तो इसे लगातार दबाने के लिए जरूरी है कि चाइना अपने दुश्मन बाहर दिखाए, ये दिखाए कि चाइना को दुनिया से खतरा है। जब वो ये दिखाता है तब वो अपने लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगाता है। नेशनलिज्म करता क्या है, नेशनलिज्म सारे देशों में यही करता है, हमारे जो अंदर के डिस्प्यूट्स है ना, वो हमें दबाने में मजबूर कर देता है और हमें एज अ नेशन एक साथ खड़े रहने के लिए इनकरेज करता है। तो ऐसे प्रोपोगंडास के थ्रू तुम्हारा चाइना आज भी पावर में, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी आज भी पावर में बनी हुई है सिर्फ ऐसे प्रोपोगंडास कारण। पर यही चीज है कि उसे बार बार बाकी कंट्रीज से लगातार छेड़खानी करनी पड़ती है ताकि वो कंट्रीज भी रिस्पॉन्ड करें, और उसके बाद वो अपने मीडिया में, मतलब चाइना के अंदर बाहर की कोई खबरें नहीं जाती, सारी खबरें चाइना की अपनी पब्लिश होती हैं। तो उसके बाद वो अपनी खुद की खबरें चलाते हैं कि हमारे ऊपर ऐसे खतरा मंडरा रहा है, ताकि वहां के लोग हमेशा जुड़े रहें, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं। तो जापान ने क्या किया है, जापान ने थोड़ा सा रिटेलिएट किया है, थोड़ा सा। अभी जापान को, वो अपने नेवल शिप्स जापान के आसपास घुमा रहा था, तो जापान ने क्या किया है, इन दोनों में ना आइलैंड डिस्प्यूट है, चाइना और जापान के बीच में। मतलब ताइवान भी इस डिस्प्यूट का पार्ट बनता है, बिकॉज ताइवान की सरकार का नाम पढ़ोगे तो वो भी डेमोक्रेट रिपब्लिक ऑफ चाइना ही है। एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरे चाइना के ऊपर भी क्लेम करते हैं, चाइना पूरे ताइवान के ऊपर क्लेम करता है, तो इन दोनों का आपस का भी डिस्प्यूट है, ठीक है। तो ये छोटी सी कंट्री पूरे चाइना के ऊपर क्लेम भी रखती है, तो इतनी बड़ी दुनिया में पावर है नहीं ये। पर तो इन सब के बीच में ना यहाँ पे छोटे से आइलैंड्स का एक ग्रुप पड़ता है, जिन्हें जापान में सेनकाकू आइलैंड्स कहते हैं, ठीक है। और ये दायू के नाम से जाने जाते हैं चाइना में भी और ताइवान में भी। इन आइलैंड्स के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल जो है एक्चुअली वो जापान का है। इस टाइम वहाँ पे जापान की ही मेन पेट्रोलिंग है। पर यहाँ पे चाइना भी अपनी कई बार शिप्स निकाल जाता है, कई बार ताइवान भी निकाल जाता है इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। तो जापान अपना क्लेम और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जापान ने इनका भी रिसेंटली अपने मैप में भी और अपने डॉक्यूमेंट्स में भी इसका नाम चेंज करके तोनोशिरो सेंकाकू, मतलब सेंकाकू का ही एक पार्ट था तोनोशिरो,
तोनोशिरो का नाम चेंज करके तोनोशिरो सेंकाकू, मतलब सेंकाकू पूरे ग्रुप का नाम भी उसके अंदर ही जोड़ दिया, जिसके कारण ताइवान और चाइना दोनों ही जापान से थोड़े नाराज हुए हैं। तो ये तीनों कंट्रीज, मतलब अगर तुम्हें वैसे रीजन बताऊं, चाइना और जापान का मेन डिस्प्यूट ईस्ट चाइना सी में है। ये इतने एरिया के पीछे यहीं पे इनकी नेवीज आपस में कहीं ना कहीं भिड़ती रहती हैं। इन क्योंकि लैंड बॉर्डर तो लगती नहीं है इनकी, तो नेवल इश्यूज हैं। हमारे साथ लैंड बॉर्डर लगती है तो हमारे साथ मिलिट्री इश्यूज हैं। जो ताइवान है, ताइवान के ऊपर क्या करता है चाइना, यहाँ से अपनी एयरफोर्स के प्लेन ऐसे ऐसे निकालता रहता है। तो बेचारों को हर टाइम डर लगा रहता है कि कहीं कोई हमला ना हो जाए। और ताइवान को प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी और जापान को भी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी, इन दोनों को प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी देता है यूएसए। तो इस एरिया में यूएसए की जो 7th फ्लीट है, पैसिफिक फ्लीट जिसे कहते हैं, 7th फ्लीट है, वो एक्चुअली यूएसए की सबसे बड़ी नेवल फ्लीट है। वो यहाँ पे पोस्टेड रहती है हर टाइम, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ताइवान और जापान, इन दोनों को प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अमेरिका ने दे दी थी कि तुम्हें अपनी आर्मीज कभी बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जापान ने जब अपनी आर्मी बड़ी की थी तो पता ही है उसने सारा चाइना तक जीत लिया था। ये वर्ल्ड वॉर 2 में ये इससे बड़ा एरिया जापान के कंट्रोल में था। तो चाइनीज़ को तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था उन्होंने, वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइम पढ़ेंगे। तो ये पूरा एरिया जापान ने जीत लिया था, इससे भी ज़्यादा बड़ा एरिया। ये तो अभी यहाँ पे मैप कट गया तो उतना ही बनाया मैंने। बहुत बड़ी टेरिटरी थी जापान की। तो जापान को हराना यूएसए के लिए बहुत मुश्किल था। यूएसए ने मुश्किल से जब न्यूक्लियर वेपन्स गिराए हैं तब जाके कहीं जापान ने सरेंडर किया, नहीं तो जापान सरेंडर नहीं करने वाला था। तो उसके बाद यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिम्मेदारी प्रोटेक्शन की उसने ले ली थी। इस कारण यूएसए और चाइना की टेंशन इन कारण भी बढ़ी रहती हैं, क्योंकि अगर कोई भी हमला ताइवान या जापान पे होता है, बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट यूएसए को भी वॉर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। वो नहीं बैक कर सकता। तो इस कारण यूएसए और चाइना में भी टेंशन बनी रहती है जब चाइना ऐसे प्लेन्स या अपनी नेवीज इधर उधर घुमाता रहता है, ठीक है। तो ये पूरा इशू था, और ये है आज के सारे करंट अफेयर। कोई डाउट है तो पूछो। नहीं, तो ये थे करंट अफेयर्स।